हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और स्वागत है आप लोगों का 300 राइज ऑफ एन एम्पायर मूवी के एक्सप्लेनेशन में। ये फिल्म साल 2014 में आई थी। फिल्म की शुरुआत में दिखाते हैं लियोनाइडस और उसके सिपाही जो फर्स्ट पार्ट में शहीद हो चुके हैं। ज़र्क्सिस आके लियोनाइडस का सर काट देता है और फिर एथेंस जाके वहाँ तबाही मचा देता है और लियोनाइडस का कटा सर दिखाता है और फारसी वहाँ के औरतों को जलील करते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर स्पार्टा और लियोनाइडस की रानी गोर्गो का है। वो अपने सिपाहियों को बता रही होती है बैटल ऑफ मैराथन के बारे में, जिसमें राजा डारियस जो ज़र्क्सिस का बाप है उसने 10 साल पहले यूनान पे हमला किया था और यूनान पे अपनी हुकूमत चाहता था। डारियस की सेना 1 महीने समंदर का सफ़र तय करके यूनान पहुंचा होता है, लेकिन तभी एथेनियंस जिसका मिलिट्री लीडर थेमिस्टोक्लीस है वो अपने सिपाहियों के साथ इन फारसियों पर हमला कर देता है। फारसियों को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। इन लोगों को अपने सिपाहियों को हथियार बांटने का भी मौका नहीं देता और अपने दुश्मन पे कहर बन के टूट जाते हैं एथेनियंस। अब थेमिस्टोक्लीस का युद्ध कौशल दिखाई देता है। वो एक जांबाज योद्धा है, अकेले कई फारसियों को मार काट रहा है। यहाँ पे गंडासे, चाकू, तलवार और भाले का बेरहम इस्तेमाल हो रहा है और हवा में खून ही खून उछल रहा है। थेमिस्टोक्लीस अब एक फारसी बेड़े पे जाके कुछ और फारसियों को काट डालता है। उसके ऊपर तीर से हमला होता है, लेकिन वो एक को तलवार फेंक मारता है और दूसरे को गिरा देता है और अपने कवच से उसका सर फोड़ देता है। अब वो देखता है कि राजा डारियस समंदर में एक बेड़े पे है। थेमिस्टोक्लीस वहाँ नहीं पहुँच सकता, लेकिन उसको एक ऐसा पल मिलता है जिससे वो इतिहास में महान हो जाता है। उसको एक तीर धनुष मिलता है और वो ये पल गंवाता नहीं, वो तीर डारियस पे चला देता है। ज़र्क्सिस भाग के आता है अपने पिता को बचाने, लेकिन वो तीर डारियस के सीने में लग जाता है। इस बात के लिए थेमिस्टोक्लीस की तारीफ होती है, लेकिन उसको पता है उससे गलती हुई है और उसको डारियस को ना मार के उस लड़के ज़र्क्सिस को मार देना चाहिए था, क्योंकि उसने ज़र्क्सिस की आंखों में एक भयानक बदले की आग को देखा होता है। अब राजा डारियस को वापस लेके जाते हैं और वो मरने वाला है। अब राजा डारियस की एक खास वफादार आर्टेमिशिया को दिखाते हैं। ये बेहद खूबसूरत, कामुक, चालाक और खूंखार लड़का होती है। डारियस को आर्टेमिशिया पे सबसे ज्यादा भरोसा होता है, लेकिन अब डारियस अंतिम सांसें ले रहा था। अब डारियस ज़र्क्सिस से बोलता है कि तुम मेरी जैसी गलती नहीं करना, क्योंकि यूनानियों को सिर्फ देवता ही हरा सकते हैं, इसलिए उनको उन्हीं के हाल पे छोड़ दो। अब आर्टेमिशिया तीर निकाल देती है और फिर डारियस की मृत्यु हो जाती है। अब ज़र्क्सिस काफी टूट जाता है। वो 1 हफ्ते बिना किसी से कुछ बात किए और खाए भी शोक में डूबा था, लेकिन फिर आर्टेमिशिया आके ज़र्क्सिस के अंदर चिंगारी फूकती है। वो डारियस की बात दोहराती है कि यूनानियों को सिर्फ देवता ही हरा सकते हैं, तो फिर तुम देवता बनोगे और एक ऐसा शहंशाह जिसे पूरी दुनिया खौफ में रहेगी। अब आर्टेमिशिया पूरी दुनिया से बेहतरीन जादूगरों को बुलाती है। जादुई और झाड़ फूक वाले पत्तों से ज़र्क्सिस को लपेट के उसे रेगिस्तान में नग्न छोड़ दिया जाता है। इस बेरहम गर्मी में वो भटकते हुए एक दिन पहुंचता है अनजान गुफा में। ये गुफा तांत्रिकों का था और इन तांत्रिकों की ना तो आत्मा होती है और ना ही कोई दृष्टि। अब ज़र्क्सिस उनके सामने से निकलते हुए पानी के कुंड में खुद को डुबा लेता है, जैसे वो खुद को इन शैतानी ताकतों को समर्पण कर रहा है। और जब वो बाहर निकलता है तो उसका बिल्कुल ही अलग रूप होता है। उस पर एक अलग ही चमक थी और वो सोने के गहनों से लदा हुआ था और उसके आगे कई लोगों ने सर झुकाए थे। अब ज़र्क्सिस एक बेरहम देवता है। उधर आर्टेमिशिया ज़र्क्सिस के हर एक शुभ चिंतकों को मार देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी ज़र्क्सिस को उसके मकसद से गुमराह कर सके। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे सब्सक्राइबर्स की सख्त जरूरत है। अब कहानी पे वापस आते हैं। अब सीन आर्टेमिशिया के बेड़े का है। वो एक यूनानी जासूस का गला काट देती है और उसी बेड़े पे एक और यूनानी सिपाही होता है, सिलियोस, और वो इन फारसियों की रणनीति जान जाता है और इससे पहले कि उसको फारसी पकड़ते वो समंदर में कूद अपने बेड़े पे आ जाता है। अब आर्टेमिशिया के बारे में सिलियोस थेमिस्टोक्लीस को बताता है कि वो एक यूनानी लड़की है, लेकिन यूनान के किसी युद्ध में यूनानी ही उसका घर जला देते हैं, उसके परिवार को मार देते हैं और उसका बहुत दिनों तक शोषण और बलात्कार करते हैं। और एक दिन उसको सरे राह फेंक दिया जाता है मरने, लेकिन उसको एक फारसी उठा लेता है और ये वही फारसी होता है जो पहली 300 फिल्म में लियोनाइडस से जमीन और पानी मांगने आया था और फिर लियोनाइडस उसको मार के कुएं में फेंक दिया होता है। ये फारसी आर्टेमिशिया को बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग देता है और वो एक खूंखार योद्धा बन गई होती है और राजा डारियस की ऐसी वफादार बन जाती है कि वही कई बार युद्ध में जाती थी और राजाओं के कटे सर लाके डारियस को तोहफा देती थी और उसने कसम खाई थी कि वो यूनान तभी लौटेगी जब यूनान को खाक में मिलता देखेगी। अब ज़र्क्सिस 10 लाख से भी ज्यादा फौज लेके यूनान पहुंच जाता है, लेकिन उसका मुकाबला लियोनाइडस और उसके 300 जांबाज से होता है, जिन्होंने ज़र्क्सिस की हालत खराब कर दी थी। अंत में सारे शहीद हो जाते हैं। लेकिन एक सवाल होगा आप लोगों का कि आखिर ज़र्क्सिस एथेनियंस पे हमला क्यों नहीं करता? स्पार्टन्स ने तो उसके बाप डारियस को नहीं मारा होता है। तो इसका एक सीधा सा जवाब है, पूरे यूनान में सबसे घातक स्पार्टन्स होते हैं। अगर स्पार्टा पे कब्जा हुआ तो फिर पूरे यूनान पे हो जाएगा। इसलिए ज़र्क्सिस स्पार्टा पे हमला करता है
और आर्टेमिशिया अपने राजा डारियस का बदला लेने अथेनियंस पे हमला करती है। अब आर्टेमिशिया अपने जंगी जहाज लेकर समंदर में एथेनियंस की तरफ बढ़ती है। उसके जहाज काफ़ी बड़े होते हैं और थेमिस्टिक्लीस के जहाज काफ़ी छोटे, लेकिन वो अपने सिपाहियों से कहता है कि फारसियों के जहाज सिर्फ आगे से मजबूत हैं और बीच से थोड़े कमज़ोर। अब भयंकर तूफान में फारसी बेड़े आगे बढ़ते हैं, लेकिन अथेनियंस के जहाज तितर बितर हो जाते हैं और फारसियों के जहाज को बीच से टक्कर मारते हैं, जिससे उनके बेड़े ध्वस्त हो जाते हैं। और इसी रणनीति से वो बहुत सारे फारसी बेड़ों को ध्वस्त करते जाते हैं और फारसी डूब के मरने लग जाते हैं। इस बात से आर्टेमिशिया को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन थेमिस्टिक्लीस की तारीफ भी करती है कि उसकी रणनीति काफ़ी उत्तम है। अब फारसियों का कमांडर बोलता है आर्टेमिशिया से कि शाम तक मैं आपको जीत दिलाऊंगा, और ये कमांडर कुछ बेड़े लेकर थेमिस्टिक्लीस के पीछे जाता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचने वाला होता है, थेमिस्टिक्लीस अपने जहाज को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फारसी बेड़े उसका पीछा करते हैं, लेकिन समंदर में काफ़ी अंधेरा होता है, कुछ भी साफ नहीं दिखता क्योंकि काफ़ी घना कोहरा था। फारसी पीछा करते हुए और आगे जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो सारे यूनानियों का पीछा करते हुए 2 ऊंचे समुद्री चट्टानों के बीच आ गए हैं और इनके बेड़े इन पत्थरों से टकराने लग जाते हैं। और थेमिस्टिक्लीस अपना एक जहाज 2 पत्थरों के बीच फंसा के रखता है और फारसियों का एक बेड़ा उसमें टकराता है और बाकी सारे बेड़े उसके पीछे फंस जाते हैं। अब इन चट्टानों के ऊपर और भी यूनानी सिपाही होते हैं और ये सारे ही एक साथ फारसियों के बेड़े पे कूद जाते हैं। अब इन फारसियों को गाजर मूली की तरह काटा जाता है। सिलियोस बहुत बेरहमी से फारसियों को मारता है, लेकिन देखता है कि उसका बेटा कलिस्टो भी युद्ध में चुपके से आया है। सिलियोस उसको पकड़ के पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कलिस्टो बोलता है कि मेरे परिवार और देश की जिम्मेदारी मेरे पे भी है। तो सिलियोस पूछता है कि तुमने किससे सीखा? तो वो बोलता है कि मैंने अपने पिता से सीखा है। और फिर वो फारसियों को मारने आगे बढ़ जाते हैं। फारसियों का कमांडर कुछ यूनानी को मार देता है, लेकिन तभी वहाँ अपना परचम लहराते हुए थेमिस्टिक्लीस आता है और कमांडर को 1 लात मारता है। कमांडर वहीं गिर जाता है और फिर उसका हाथ पैर काट देता है और फिर उसके सर पे एक ऐसा वार करता है कि कमांडर का खून थेमिस्टिक्लीस के पूरे चेहरे पे बिखर जाता है। ये सब दूर से देख आर्टेमिशिया भी काफ़ी परेशान हो जाती है। अब आर्टेमिशिया अपना एक दूत भेजती है और थेमिस्टिक्लीस को बातचीत का न्योता देती है। थेमिस्टिक्लीस आर्टेमिशिया के बेड़े पे जाता है, लेकिन आर्टेमिशिया अब युद्ध की वर्दी में नहीं। ऐसा लगता है कि वो थेमिस्टिक्लीस पर अपने हुस्न का जाल फेंक रही है। वो कहती कि हमारी फौज इतनी बड़ी है कि तुम लड़ते लड़ते थक जाओगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा बेड़े हैं। वो कहती कि मुझे तुम्हारे जैसे कमांडर की ज़रूरत है। अगर मुझसे मिल जाओ तो तुम्हारी हर रात मेरे साथ ऐश में कटेगी। और फिर ये दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं, लेकिन बीच में ही आर्टेमिशिया कहती है कि मेरे साथ आ जाओ, लेकिन थेमिस्टिक्लीस मना कर देता है। तो आर्टेमिशिया भड़क जाती है और अपने सिपाहियों को बोलती है कि इस कचरे को बाहर फेंक दो। जंग में इस तरह की चीज़ें बहुत आम होती हैं। जब ताकत काम नहीं आती तो हुस्न का जाल फेंका जाता है। जब थेमिस्टिक्लीस वापस अपने साथियों से मिलता है तो कहता है कि अब आर्टेमिशिया पूरे ताकत के साथ हमला करेगी, और अगले दिन ऐसा ही होता है। आर्टेमिशिया खुद युद्ध की रणनीति बनाती है। वो अपने बेड़े से ढेर सारा काला तेल समंदर में फैला देती है और अपने कुछ खास सिपाहियों पे वही तेल का थैला बांध यूनानी बेड़े की तरफ भेज देती है। ये एक तरह के सुसाइड बॉम्बर होते हैं। इसी बीच आर्टेमिशिया का एक तीर सिलियोस के सीने में लगता है और वो काफ़ी घायल हो जाता है। धीरे धीरे वो काला तेल यूनानियों के जहाज के पास फैल जाता है। तो फिर आर्टेमिशिया तीर चला देती है और यूनानी बेड़े जलने लग जाते हैं और आर्टेमिशिया जलता हुआ तीर उस पर मार देती है। काफ़ी बड़ा धमाका होता है और यूनानियों को काफ़ी नुकसान हो जाता है। बहुत सारे यूनानी मारे जाते हैं और समुद्री जीव अपना दावत उड़ा रहे होते हैं, लेकिन थेमिस्टिक्लीस किसी तरह से बच निकलता है। अब वो देखता है कि उसका दोस्त सिलियोस अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। थेमिस्टिक्लीस उसके बेटे कलिस्टो को हिम्मत देता है। अब थेमिस्टिक्लीस को पछतावा होता है कि उसने डारियस को क्यों मारा, काश उसने ज़र्क्सीस को मार दिया होता। अब सीन में दिखता है कि ज़र्क्सीस स्पार्टन्स को मारने के बाद उस नर के द्वार से आगे बढ़ रहा है। वो एफियाल्टीस को ज़र्क्सीस का तलवार देता है और उसको बोलता है कि एथेंस जाके उसको बताना कि मैं अब एथेंस आऊँगा तबाही मचाने। अब सीन में दिखता है आर्केडियंस का राजा डेक्सोस थेमिस्टिक्लीस के पास पहुंचता है और बोलता है कि लियोनार्डस और उसके सिपाही शहीद हो चुके हैं। अब थेमिस्टिक्लीस अपने एक सिपाही को बोलता है कि लियोनार्डस और उसके 300 सिपाहियों की दास्तान पूरे यूनान में जाके बताओ, हर गांव में एक खबर पहुंचाओ जिससे पूरा यूनान एक हो जाए। अब थेमिस्टिक्लीस अपने बचे हुए सिपाहियों को किसी सुरक्षित जगह जाने को कहता है और खुद एथेंस जाता है लियोनार्डस की बहादुरी सुनाने, लेकिन वो देखता है वहाँ एफियाल्टीस है और उसके हाथ में लियोनार्डस की तलवार। वो कहता है कि सुना है एक कुबड़े ने गद्दारी की जिससे 300 स्पार्टन शहीद हुए। एफियाल्टीस को अपनी गलती का एहसास है। एफियाल्टीस कहता है कि ज़र्क्सीस आके पूरे एथेंस को तबाह कर देगा। अब थेमिस्टिक्लीस स्पार्टा जाता है ताकि रानी गोर्गो से सहायता मांग सके। थेमिस्टिक्लीस पहले भी सहायता मांगने स्पार्टा आया था जब लियोनार्डस जिंदा था और वो ओरेकल्स के पास गया था युद्ध की अनुमति मांगने। उस वक्त रानी गोर्गो कोई भी मदद करने से मना कर दिया होता है क्योंकि स्पार्टा और एथेंस की दुश्मनी होती है
अब की बार भी रानी गोर्गो मना करती है और बोलती है कि स्पार्टा ने काफी कुछ खोया है यूनान के लिए, लेकिन तभी थेमिस्टोक्लीस लियोनाइडस की तलवार रानी के आगे करता है और बोलता है कि बदला लीजिए दुश्मनों से। अब ज़र्क्सीस एथेंस पहुंच जाता है और वहाँ लियोनाइडस का कटा सर दिखाता है और फिर उसके सिपाही वहाँ तबाही मचाते हैं। उनके पूर्वजों की मूर्ति तोड़ दी जाती है। वहाँ एफियाल्टिस पहुँचता है और बताता है कि थेमिस्टोक्लीस अभी जिंदा है और वो पूरे यूनान को एक कर रहा है और सलामिस की खाड़ी में सारे यूनानी सिपाही इकट्ठा हो रहे हैं। आर्टेमिशिया को विश्वास नहीं होता क्योंकि उसको लगा था कि थेमिस्टोक्लीस मर चुका है। वो कहते हैं कि हमें तुरंत हमला कर देना चाहिए, लेकिन ज़र्क्सीस बोलता है कि एक चाल भी तो हो सकती है, लेकिन आर्टेमिशिया फिर भी जाने की जिद करती है। तो ज़र्क्सीस उस पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अब तुम मुझे रणनीति सिखाओगी, और उसको थप्पड़ मार देता है। और फिर आर्टेमिशिया बोलती है कि ये मत भूलना कि तुम्हें किसने देवता बनाया, और वहाँ से चली जाती है। अब सीन सलामिस के खाड़ी का है जिसमें कुछ अथेनियंस थेमिस्टोक्लीस को कोसते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती है, हमने बहुत कुछ खो दिया। थेमिस्टोक्लीस कहता कि हाँ मेरी गलती है, अगर मुझे छोड़ के जाना चाहो तो चले जाओ, लेकिन मैं फिर भी आर्टेमिशिया की सेना का सामना करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, क्योंकि मैं हर हाल में आर्टेमिशिया को मारूंगा, क्योंकि वही है फारसियों की सबसे चालाक योद्धा। अगर उसे मार दिया तो फारस की सेना में दम नहीं रहेगा। अब बाकी सारे सिपाही तैयार हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, हम मुट्ठी भर हैं लेकिन फारसियों से लड़ेंगे। तभी युद्ध शुरू हो जाता है। अथेनियंस के सिर्फ 6 जहाज होते हैं और फारसियों के सैकड़ों, लेकिन फिर भी ये लड़ रहे होते हैं। आर्टेमिशिया बहुत सारे अथेनियंस को मार देती है, लेकिन थेमिस्टोक्लीस का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, आर्टेमिशिया। वो एक घोड़े पर चढ़ आग की लपटों के बीच उस तक पहुंचता है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे अविनाशी सेना के सिपाही होते हैं। अब थेमिस्टोक्लीस अपना युद्ध कौशल दिखाता है, अपनी तलवार से हर एक अविनाशी सिपाही को मार गिराता है। अब इन दोनों का युद्ध होता है, काफी तेज होते हैं ये दोनों, लेकिन तलवार चलाते हुए आर्टेमिशिया को एक घूंसा मारता है। फिर गुस्से में आर्टेमिशिया बहुत तेज तलवारबाजी करती है, जिससे थेमिस्टोक्लीस काफी हैरान हो जाता है। वो थेमिस्टोक्लीस का जंगा घायल कर देती है। अब दोनों एक दूसरे के गर्दन पर तलवार रख देते हैं। आर्टेमिशिया बोलती है कि सरेंडर कर दो, लेकिन थेमिस्टोक्लीस बोलता है कि मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। लेकिन तभी आर्टेमिशिया देखती कि बहुत सारे बेड़े उसकी तरफ आ रहे हैं, उसमें रानी गोर्गो है और वो सबको बोल रहे कि हमें अपने भाइयों की कुर्बानी भूलनी नहीं चाहिए और हम बदला लेके रहेंगे। वो 10,000 सिपाहियों को ला रही थी, जिसमें स्पार्टा, आर्केडिया, थेब्स, डेल्फी, ओलंपिया के सिपाही हैं। मतलब यूनान एक हो गया है फारस के खिलाफ, और इस सारे स्पार्टन वॉर क्राई आहू 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 बोलते हुए आ रहे हैं। अब थेमिस्टोक्लीस एक मौका आर्टेमिशिया को देता है कि सरेंडर कर दो अपनी सेना के साथ, लेकिन वो तलवार निकाल लड़ने लगती है, लेकिन थेमिस्टोक्लीस उसको तलवार घोंप के मार देता है। ये सारा नज़ारा ज़र्क्सीस ऊपर से देख रहा होता है। उसे समझ आ जाता है कि आर्टेमिशिया की हार हो चुकी है। अब ज़र्क्सीस अपनी आर्मी के साथ मार्च करता है और रानी गोर्गो लियोनाइडस की तलवार लेके फारसियों पर टूट पड़ती है। हर जगह फारसी सैनिकों की लाशें गिरने लग जाती हैं। थेमिस्टोक्लीस गोर्गो को देखता है और गोर्गो उसे देखती है। ये एक साइलेंट एक्सेप्टेंस होता है कि अब एथेंस और स्पार्टा साथ में लड़ेंगे, एकजुट यूनान की तरह। अब आखिरी सीन में दिखता है डेलियोस, रानी गोर्गो और थेमिस्टोक्लीस, ये तीनों अपनी पूरी फौज के साथ फारसियों पर हमला करते हैं। फिल्म यही खत्म हो जाती है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़।